एक्सप्लेन फाइल प्रेजेंटिंग डार्क शैडो। यह कहानी 17वीं सदी की है, जहां एक अमीर और इज्जतदार लड़का अपने परिवार के साथ ऐशो आराम से जीवन बिता रहा था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसकी जिंदगी उस वक्त पूरी तरह बदल जाती है जब एक खतरनाक चुड़ैल उसे श्राप देकर एक डरावने रूप में बदल देती है और फिर उसे जिंदा ही कब्र में दफना देती है। लेकिन राज यहीं खत्म नहीं होता। 200 साल बाद एक दिन अचानक वह अपनी कब्र से आजाद हो जाता है और इस बदली हुई दुनिया में लौट आता है। अब सवाल यह है, आखिर वह लड़का 200 साल तक जिंदा कैसे रहा और वह चुड़ैल जिसने उसे श्राप दिया, उसकी असली इच्छा क्या थी? आज की इस कहानी में हम इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1760 से, जहां हम पहुंचते हैं कॉलिन परिवार की कहानी पर। इस परिवार में सिर्फ 3 लोग रहते थे, माता पिता और एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था बारनबस। बारनबस का परिवार बेहद अमीर था। उसके पिता का समुद्र में मछली पकड़ने का बड़ा कारोबार था। उन्होंने अमेरिका से कुछ दूरी पर समुद्र किनारे एक नया टाउन बसाया और उसका नाम रखा कॉलिन्सपोर्ट। बारनबस के पिता मेहनती थे और देखते ही देखते उनका कारोबार तेजी से बढ़ने लगा। इस दौरान बारनबस भी बड़ा होकर जवान हो चुका था। जवानी के इन दिनों में उसकी जिंदगी ने एक खतरनाक मोड़ लिया। घर में काम करने वाली एक नौकरानी थी, एंजेलिक। धीरे धीरे बारनबस और एंजेलिक के बीच एक रिश्ता करीब होने लगा, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खतरनाक अंजाम तक पहुंचने वाला था। एक दिन एंजेलिक ने बारनबस से साफ कहा, मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और अब तुम्हारे साथ शादी करके पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। लेकिन बारनबस ने ठंडे लहजे में उसे ठुकरा दिया। यह सुनकर एंजेलिक का प्यार नफरत में बदल गया। उसने बदला लेने के लिए काले जादू का सहारा लिया और एक खौफनाक रात हवेली की विशाल मूर्ति गिराकर बारनबस के माता पिता की जान ले ली। बारनबस का प्यार सच्चा था, पवित्र था, लेकिन एंजेलिक इसे कभी सहन नहीं कर सकती थी। वह फिर से काले जादू का सहारा लेती है और जोसेट को अपने वश में कर लेती है। जोसेट जादू के वश में आकर एक ऊंची चट्टान की ओर बढ़ती है। बारनबस वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से छलांग लगा देती है और अपनी जान दे देती है। अपने प्यार को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखकर बारनबस पूरी तरह टूट जाता है और उसी चट्टान से कूद पड़ता है। लेकिन वह नहीं मरता, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप दिया था, एक अमर श्राप। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका था, एक ऐसा जीव जो कभी मर नहीं सकता। अब एंजेलिक जान चुकी थी कि बारनबस को मारना असंभव है, इसलिए उसने गांव वालों को उकसाया। गांव वाले आग और हथियार लेकर पहुंचे। उन्होंने बारनबस को पकड़ लिया और लोहे के ताबूत में बंद करके जमीन में दफना दिया और यूं ही 200 साल बीत गए। इसके बाद समय पहुंचता है साल 1972 पर। एक लड़की विक्टोरिया ट्रेन से कॉलिन्सपोर्ट आ रही होती है। स्टेशन से वह एक गाड़ी में लिफ्ट लेकर कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। वह हवेली का दरवाजा खटखटाती है और वहां नौकर विली उसका स्वागत करता है। हवेली के भीतर विक्टोरिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में वही चेहरा, बारनबस का। जिज्ञासा से वह पूछ बैठती है, यह कौन है? तभी हवेली की मालकिन एलिजाबेथ आती है और बताती है, यह बारनबस कॉलिन्स है, हमारे परिवार के सबसे नेक और महान सदस्य। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी उसी कॉलिन परिवार से है। उन्होंने अखबार में इश्तहार दिया था कि उन्हें एक केयर टेकर चाहिए जो उनके भाई रॉजर के बेटे डेविड का ख्याल रख सके। एलिजाबेथ विक्टोरिया को हवेली का परिचय कराती है। वह बताती है, अब इस विशाल हवेली में बस कुछ ही लोग रहते हैं, मैं, मेरी बेटी कैरोलिन, मेरा भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। विक्टोरिया जब डेविड की माँ के बारे में पूछती है तो एलिजाबेथ गहरी सांस लेकर बताती है, वह समुद्र में डूब गई थी, लेकिन डेविड इस सच को मान ही नहीं पाया। उसे लगता है कि उसकी माँ आज भी जिंदा है, वह उसे देख सकता है और उससे बातें भी करता है। इसके बाद एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से भी मिलवाती है। कैरोलिन थोड़ी शरारती और जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। उसी डिनर टेबल पर एक और शख्स बैठा होता है, डॉक्टर जूलिया, जो पेशे से मनोचिकित्सक थी। दरअसल डेविड अब भी दावा करता था कि वह अपनी माँ को देख सकता है और उनसे बातें करता है। इसी वजह से एलिजाबेथ ने डॉक्टर जूलिया को बुलाया था और वह पिछले 3 साल से हवेली में रहकर डेविड का इलाज कर रही थी। इसी दौरान विक्टोरिया की नजर थोड़ी दूर एक सफेद चादर ओढ़े हुई आकृति पर पड़ती है। उसे लगा कि यह डेविड है जो उसे डराने आया है, लेकिन जब वह चादर हटाती है तो उसके सामने कोई इंसान नहीं बल्कि जोसेट की आत्मा खड़ी होती है। आत्मा उसे बस एक ही वाक्य कहती है, वो आ रहा है। यह कहकर आत्मा धीरे धीरे दूर जाती है और अचानक गायब हो जाती है। दूसरी तरफ कुछ मजदूर जेसीबी से खुदाई कर रहे थे। तभी उन्हें जमीन के नीचे कुछ सख्त चीज महसूस होती है। मिट्टी हटाने पर वहाँ एक ताबूत दिखाई देता है, वही ताबूत जिसमें बारनबस 200 सालों से कैद था। जैसे ही उनका सुपरवाइजर ताबूत की जंजीरें काटता है, बारनबस अपनी कैद से आजाद हो जाता है। ताबूत से निकलते ही वह मजदूरों पर टूट पड़ता है और एक एक कर सभी की जान ले लेता है। इसके बाद बारनबस अपने घर कॉलिनवुड हवेली लौटता है। गार्डन में उसकी मुलाकात विली से होती है। बारनबस उसे हिप्नोटाइज कर अपने काबू में कर लेता है और पूछता है, क्या इस घर में अब भी कॉलिन परिवार रहता है? विली घबराते हुए हाँ में जवाब देता है। फिर बारनबस हवेली के अंदर दाखिल होता है। उसकी नजर हवेली की शाही चीजों पर पड़ती है और वह हर चीज को गौर से देखने लगा है। वह विली को बताता है कि इन चीजों की असली कहानी क्या है। इसी दौरान उसकी मुलाकात कैरोलिन और डेविड से होती है। कैरोलिन को उसे देखकर लगता है कि शायद यह कोई पागल
पागल है या फिर शराब पीकर आया है। लेकिन डेविड सीधा दीवार पर लगी बारनबस की पुरानी तस्वीर दिखाता है। तस्वीर को देखते ही बारनबस ठहर जाता है और कहता है, हाँ ये मेरी ही तस्वीर है। जब मैं यहाँ खड़ा था तभी एक महान कलाकार ने इसे बनाया था। इतने में एलिजाबेथ वहाँ पहुँचती है और बच्चों को बारनबस से दूर रहने का आदेश देती है। डेविड कहता है यह खुद को हमारा रिश्तेदार बता रहा है, लेकिन एलिजाबेथ उसे एक धोखेबाज समझती है। वह बारनबस को हवेली के दूसरे कमरे में ले जाती है और सख्त लहजे में कहती है, अगर यह कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म करो। बारनबस अपनी सच्चाई साबित करने के लिए हवेली का एक गुप्त दरवाजा खोलता है और एलिजाबेथ को भीतर ले जाता है। उस रास्ते से होकर वे एक खुफिया तहखाने में पहुंचते हैं जहां ढेर सारे हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। इसके बाद पूरा परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा होता है। वहां एलिजाबेथ सबको बताती है कि बारनबस उनके दूर के रिश्तेदार हैं। तभी डॉक्टर जूलिया भी आ जाती है और एलिजाबेथ उनकी मुलाकात बारनबस से करवाती है। डिनर के दौरान बारनबस अपने पुराने मछली पकड़ने के कारोबार के बारे में पूछता है। एलिजाबेथ भारी मन से बताती है, हमारा कारोबार लगभग बर्बाद हो चुका है क्योंकि एंजेलिक नाम की औरत ने मछुआरों से डील करके पूरा बिजनेस अपने कब्जे में ले लिया है। ये सुनकर बारनबस गहरी नजर से सबको देखता है और दृढ़ आवाज में कहता है, अब मैं आ गया हूँ और मैं कॉलिन परिवार का बिजनेस फिर से ऊंचाई पर लेकर जाऊंगा। इसी बीच विक्टोरिया वहाँ आती है। उसे देखते ही बारनबस ठहर जाता है और अचानक उसे जोसेट कहकर बुला देता है क्योंकि विक्टोरिया की शक्ल हूबहू उसकी खोई हुई मोहब्बत जोसेट से मिलती थी। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और विक्टोरिया अपना परिचय देती है। फिर कहानी हमें दिखाती है एंजेलिक को। असल में वही एंजेलिक जिसने बारनबस की जिंदगी तबाह कर दी थी। सदियों पहले काले जादू की ताकत से वह एक चुड़ैल बन चुकी थी और अपना नाम बदलकर 200 सालों से अलग अलग रूपों में जिंदा रही थी। वह अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसे खबर मिलती है कि पिछली रात मजदूरों को खुदाई के दौरान 200 साल पुराना ताबूत मिला और उसी रात सभी मजदूरों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये सुनते ही एंजेलिक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह खुद उस जगह पहुंचती है और उसे यकीन हो जाता है बारनबस वापस आ चुका है। फिर वह सीधे कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। वहां एलिजाबेथ से मुलाकात करती है, लेकिन तभी बारनबस सामने आता है और उससे हाथ मिलाता है। उसी पल उनकी आंखों में पहचान की चिंगारी जल उठती है। बारनबस समझ जाता है कि यही वही औरत है, वही चुड़ैल एंजेलिक। इसके बाद बारनबस उसे एक कमरे में ले जाता है और कारोबार की बात करता है। एंजेलिक मुस्कुराकर कहती है, अब यह बिजनेस मेरा है और मुझे लगता है तुम पहचान गए हो कि मैं कौन हूँ। बारनबस उसकी आंखों में घूरते हुए कहता है, हाँ तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे माता पिता, मेरा प्यार सब खत्म कर दिया और मैं तुम्हें काले जादू के जुर्म में कैद करवा दूंगा। एंजेलिक ठहाका लगाकर जवाब देती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि मैं 200 सालों से अलग अलग रूपों में इस समाज में इज्जत के साथ जी रही हूँ और अब कॉलिन्सपोर्ट मेरा है। एंजेलिक वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही बारनबस एलिजाबेथ को सब कुछ बता देता है। उसकी आवाज में दर्द झलकता है। यही वह औरत है जिसने मेरे माता पिता की जान ली और मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। एलिजाबेथ उसकी आंखों में देखती है और दृढ़ आवाज में कहती है, बारनबस तुम अभी भी कर सकते हो। तुम फिर से इस बिजनेस को खड़ा कर सकते हो और कॉलिन परिवार को उस ऊंचाई तक ले जा सकते हो जहाँ यह कभी हुआ करता था। इसके बाद बारनबस सबसे पहले अपनी हवेली की मरम्मत करवाता है। टूटी दीवारें फिर से खड़ी होती हैं और उन पर खूबसूरत पेंटिंग सजाकर वह हवेली को एक बार फिर शाही और भव्य बना देता है। अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए वह बिल्ली को साथ लेकर बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और अपनी रहस्यमयी शक्ति से उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का साथ छोड़कर कॉलिन परिवार के लिए काम करने पर मजबूर कर देता है। नतीजा ये होता है कि उसका मछली पकड़ने का बिजनेस फिर से तेजी से फलने फूलने लगा है। लेकिन उसी दौरान डॉक्टर जूलिया को उस पर शक हो जाता है। एक रात वह देखती है कि बारनबस कैरोलिन के कमरे में झांक रहा है और वहाँ रखे लैंप को अजीब नजरों से देख रहा है, मानो उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। जूलिया उसे रोककर बातचीत करती है और कहती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, दिमाग का इलाज करती हूँ। अपनी कला से वह खुद बारनबस को हिप्नोटाइज कर लेती है और उसकी असली सच्चाई जान जाती है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। सच सामने आने पर जूलिया एलिजाबेथ से बात करती है और कहती है, मैंने सब जान लिया है, बारनबस एक वैम्पायर है, फिर भी तुमने उसे अपने घर में क्यों रखा है? एलिजाबेथ ठंडी सांस लेकर कहती है, ये राज ही रहने दो, उसके रहते घर वालों को किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इधर बारनबस कैरोलिन से सीखने की कोशिश कर रहा होता है कि इस नए जमाने में प्यार कैसे किया जाता है। कैरोलिन मुस्कुराकर जवाब देती है, सबसे पहले तुम्हें अपना लुक और अजीब व्यवहार बदलना होगा, एक सामान्य इंसान की तरह जियो, फिर देखना प्यार अपने आप सिखा देगा। अगले दिन डॉक्टर जूलिया एक कदम और आगे बढ़ती है। वह बारनबस का खून निकालती है और उसे यकीन दिलाती है कि उसके अंदर इंसानी खून डालकर वह उसे फिर से इंसान बना सकी है। इसी बीच समुद्र किनारे एक सीन में हम बारनबस और विक्टोरिया को साथ साथ चलते देखते हैं। उनकी आंखों से साफ झलक रहा था कि दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। उधर एंजेलिक अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग करती है। सब शिकायत करते हैं कि उनका बिजनेस लगातार गिर रहा है क्योंकि बारनबस का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है।
गुस्से में एंजेलिक कहती है, मेरी और बारनबस की मुलाकात अरेंज करो। शाम को वह बारनबस से मिलती है और उसे चेक थमाते हुए कहती है, ये पैसे लेकर मछली का कारोबार छोड़ दो। मगर बारनबस उसकी बात ठुकरा देता है। तब एंजेलिक उसके करीब आती है, उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है, हम दोनों साथ मिलकर बिजनेस करेंगे। वह उसके साथ फ्लर्ट करती है और अंततः दोनों वैम्पायर बनकर इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन बारनबस का जवाब वही रहता है, जो तुमने मेरे साथ किया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सका। इसी बीच विक्टोरिया को एक भयानक सपना आता है। उसमें वह अपना बचपन देखती है, कैसे वह छोटी उम्र से ही जोसेट की आत्मा को देखती और उससे बातें करती थी। लेकिन उसके माता पिता ने उसकी बातों को पागलपन समझकर उसे मानसिक अस्पताल भेज दिया था। सपने से जागते ही वह अपने सामने वही आत्मा देखती है। वह उसके पीछे पीछे हवेली के बड़े हॉल में जाती है। आत्मा झूमर के ऊपर चढ़ती है और उसी तरह कूद जाती है जैसे उसने सालों पहले आत्महत्या की थी। अगले दिन बारनबस सबकी सहमति से हवेली में एक भव्य पार्टी रखता है और पूरे शहर से कई लोगों को बुलाता है। महफिल अपनी रौनक पर होती है। तभी उसकी नजर डेविड पर पड़ती है। डेविड एक कमरे के बाहर खड़ा होता है और कहता है, पापा ने मना किया है कि कोई भी अंदर न जाए। यह सुनते ही बारनबस को शक हो जाता है कि अंदर कुछ गड़बड़ है। वह चुपके से खिड़की पर चढ़कर झांकता है और देखता है डेविड का पिता रोजर एक लड़की के साथ रंगरेलियां मना रहा है। बारनबस समझ जाता है कि रोजर अपने ही परिवार के साथ बेवफाई कर रहा है। इसी बीच बाहर विक्टोरिया खड़ी होती है। बारनबस उसके पास जाकर उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन विक्टोरिया अपने बचपन का काला सच बताने लगी है। वह कहती है, मुझे बचपन से ही एक लड़की की आत्मा दिखाई देती थी, मगर मेरे माता पिता इसे समझ नहीं पाए। इसी वजह से मेरा बचपन दर्द और तकलीफ में बीता। एक दिन वही आत्मा मुझे कॉलिनवुड ले आई और जब यहाँ आकर तुमसे मिली तो लगा जैसे सदियों से तुम्हें जानती हूँ। शायद मेरी किस्मत ही थी कि मैं तुमसे मिलूं। अब तुम मुझे अपने जैसे लगने लगे हो। यह कहकर वह धीरे धीरे उसके करीब आती है और दोनों एक दूसरे को किस करने लगे हैं। लेकिन यह सब दूर से एंजेलिक देख रही होती है, जो बिना बुलाए ही पार्टी में पहुंच गई थी। पार्टी के बाद बारनबस सीधे डॉक्टर जूलिया के पास जाता है। वहाँ वह देखता है कि जूलिया उसके शरीर से निकला खून खुद को चढ़ा रही है। तभी उसे सच्चाई समझ आती है। जूलिया उसे इंसान बनाने का नाटक कर रही थी, जबकि असल में वह खुद अमर बनने की कोशिश कर रही थी। इस धोखे से गुस्से में भरकर बारनबस उसे वहीं मार डालता है और बिल्ली की मदद से उसकी लाश को समुद्र की गहराइयों में फेंक देता है। उसी रात रोजर हवेली का एक गुप्त दरवाजा खोजने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बारनबस उसे पकड़ लेता है। उसे पहले से पता था कि रोजर ने सिर्फ पैसों के लिए डेविड की माँ से शादी की थी। वह रोजर को दो विकल्प देता है, पहला यहाँ रहो और डेविड का सच्चा पिता बनो, या दूसरा हमेशा के लिए गायब हो जाओ। रोजर बिना सोचे समझे दूसरा रास्ता चुनता है और अपने बेटे को छोड़कर हवेली से हमेशा के लिए चला जाता है। अपने पिता को जाते हुए देखकर डेविड रोते हुए सीढ़ियों की तरफ भागा है। तभी उसका पैर फिसलता है और ऊपर से एक भारी झूमर उसके ऊपर गिरने लगा है। बारनबस पलक झपकते ही वहाँ पहुँचता है और डेविड की जान बचा लेता है। यह देखकर सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि इतनी तेजी और ताकत किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन तभी धूप की एक किरण बारनबस पर पड़ती है और उसकी त्वचा जलने लगती है। चीखते हुए उसका शरीर आग पकड़ लेता है, पर पानी डाल देती है और उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद हवेली में मौजूद सभी लोगों पर सच्चाई उजागर हो जाती है। बारनबस वास्तव में एक वैम्पायर है। लोग सहम कर उसे घूरते हैं और डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। विक्टोरिया भी अब समझ जाती है कि वह कोई साधारण इंसान नहीं है और इसके बाद बारनबस सीधे एंजेलिक के पास जाता है और उससे गुहार लगाता है कि वह उसे इस श्राप से मुक्ति दिला दे। लेकिन एंजेलिक उसकी बात पर ठंडी हंसी हंसते हुए कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो मेरे साथ रहो, मेरे प्रेमी बनो और इस बिजनेस को मेरे साथ मिलकर चलाओ, या फिर हमेशा के लिए उस ताबूत में सड़ते रहो। बारनबस उसकी पेशकश ठुकरा देता है और कहता है, मैं कभी तुम्हारा नहीं हो सका। उसकी यह बात सुनकर एंजेलिक की आंखों में नफरत और भी गहरी हो जाती है। वह बातों बातों में डॉक्टर जूलिया का नाम छेड़ती है, मानो जानबूझकर उसे उकसा रही हो। गुस्से में आकर बारनबस कबूल कर बैठा है कि हाँ, जूलिया को उसी ने मारा था। बस यही वो गलती थी जिसका इंतजार एंजेलिक कर रही थी। जैसे ही बारनबस वहाँ से निकलता है, एंजेलिक अपने काले जादू का इस्तेमाल करती है और पलक झपकते ही उसे फिर से ताबूत में कैद कर देती है। वह लोहे की मोटी जंजीरों से उसका पूरा शरीर बांध देती है ताकि वह दोबारा बाहर ना निकल सके। फिर अपने आदमियों को हुक्म देती है और बारनबस को खींचते हुए उसकी ही फिशिंग फैक्ट्री तक ले जाती है। वहाँ वह आग लगा देती है। शोलों में जलती फैक्ट्री और धुएं से भरता आसमान उसकी जीत की गवाही दे रहे होते हैं। इसके बाद एंजेलिक ताबूत सहित बारनबस को एक घने सुनसान जंगल में बने टूटे फूटे खंडहर नुमा घर में छिपा देती है और ठंडी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एंजेलिक के जाते ही वहाँ डेविड पहुँचता है, जिसे उसकी माँ की आत्मा ने रास्ता दिखाया था। छोटे से बच्चे ने हिम्मत जुटाकर ताबूत की जंजीरें खोली और बारनबस को आजाद कर दिया। उधर दूसरी तरफ जलती हुई फैक्ट्री को देखकर पुलिस और पूरा शहर वहाँ जमा हो गया था और ठीक उसी वक्त एंजेलिक सबके सामने माइक पर आकर घोषणा करती है, मैंने अपनी आंखों से सुना है। बारनबस ने खुद कबूल किया कि उसने डॉक्टर जूलिया की हत्या की थी। उसकी आवाज आग की लपटों और भीड़ की चीखों के बीच गूंज उठती है और पूरा शहर बारनबस को एक खतरनाक कातिल मानने लगता है। एंजेलिक
सबके सामने पुलिस को यह भी बताती है कि बारनबस एक खूनी वैम्पायर है और उसके घर वाले भी उतने ही गुनहगार हैं क्योंकि उन्होंने यह राज छुपाकर सबको धोखा दिया। यह सुनकर पुलिस सीधा कॉलिनवुड हवेली पहुंच जाती है। जैसे ही एंजेलिक वहां कदम रखती है, बारनबस गुस्से से लाल आंखों के साथ सामने आकर उसके गले पर झपटता है और अपने नुकीले दांत गड़ा देता है, लेकिन उसके झटके से एंजेलिक पर कोई असर नहीं होता। वह ठंडी हंसी हंसते हुए अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करती है और बारनबस को इतनी जोर से दूर फेंकती है कि वह दीवार से टकराकर गिर पड़ता है। ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग अब यकीन कर लेते हैं कि ये दोनों इंसान नहीं बल्कि खतरनाक पिशाच हैं। पुलिस तुरंत सबको आदेश देती है, सब लोग बाहर निकलो, यहाँ रहना खतरनाक है, और पूरा टाउन हवेली से बाहर भागने लगा है। अब हवेली के बीचों बीच बारनबस और एंजेलिक की एक डरावनी और विनाशकारी लड़ाई शुरू हो जाती है। बारनबस उस पर टूट पड़ता है, लेकिन एंजेलिक हर वार को रोक देती है। तभी एलिजाबेथ एक बंदूक उठाती है और सीधा एंजेलिक पर फायर करती है। गोली उसके सीने में धंस जाती है, लेकिन कुछ पल बाद एंजेलिक फिर से सीधी खड़ी हो जाती है, मानो उसे कुछ हुआ ही न हो। अब वह अपनी जादुई ताकतों का पूरा इस्तेमाल करती है। हवेली की पुरानी चीजें, कुर्सियां, मूर्तियां, पुतले सब एक एक करके जिंदा हो जाते हैं और हमला करने लगते हैं। वह एक जहरीले सांप को एलिजाबेथ पर छोड़ देती है और पूरे हॉल में आग भड़क उठती है। लपटों में घिरी हवेली मानो मौत का घर बन जाती है। इसी अफरातफरी में एक बड़ा पुतला जिंदा होकर बारनबस को कसकर जकड़ लेता है। वह छटपटाता है लेकिन निकल नहीं पाता। तभी असली सच सामने आता है। एंजेलिक ने अपनी काली शक्तियों से कैरोलिन को वक्त पहले ही एक खूंखार वुल्फ में बदल दिया था। अचानक कैरोलिन का शरीर कांपता है, उसके हाथ पांव पंजों में बदलते हैं और उसकी आंखें लाल चमक उठती हैं। गुर्राते हुए वह सीधे एंजेलिक पर झपटती है। दोनों के बीच भयंकर टकराव शुरू हो जाता है। कैरोलिन पूरी ताकत से उसके गले तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेलिक की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी। उसने कैरोलिन को पकड़कर जमीन पर पटक दिया और एक जादुई वार से उसे बेहोश कर दिया। कैरोलिन का शरीर वहीं निश्चल पड़ा रह जाता है। अब हवेली आग में धधक रही थी। एलिजाबेथ सांप से जूझ रही थी, कैरोलिन बेसुध थी और बारनबस जकड़ा हुआ था। एंजेलिक की जीत लगभग तय नजर आ रही थी। इसके बाद एंजेलिक बारनबस के पास जाकर उसे खत्म करने वाली होती है। वह ठंडी हंसी के साथ कहती है, मैंने तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर दिया और डेविड की माँ डूबकर नहीं मरी थी बल्कि उसे मैंने ही मौत दी थी। इतना सुनते ही वहाँ डेविड आकर चिल्लाता है, उसे छोड़ दो नहीं तो मेरी माँ तुम्हें खत्म कर देगी। और तभी अचानक डेविड की माँ की आत्मा सामने आ जाती है। उसकी रूहानी ताकत एंजेलिक पर हमला करती है। एंजेलिक एक विशाल झूमर से टकराकर जमीन पर गिर पड़ती है। इसी मौके का फायदा उठाकर बारनबस उस पुतले की कैद से आजाद हो जाता है और सबको बाहर निकल जाने का आदेश देता है। इसके बाद वह एंजेलिक के पास पहुंचता है और उसे एहसास होता है कि इस दुष्ट चुड़ैल का अंत इसी झूमर से लिखा गया था। देखते ही देखते एंजेलिक चीखों के बीच हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी ओर विक्टोरिया उसी चट्टान की ओर बढ़ रही होती है जहाँ से कभी जोसेफ ने छलांग लगाई थी। उसका दिल टूट चुका है क्योंकि अब वह जानती है कि बारनबस एक वैम्पायर है और इंसान और वैम्पायर कभी एक नहीं हो सकते। तभी बारनबस उसे खोजते हुए वहाँ पहुँचता है। गिरने से पहले वह विक्टोरिया को काट लेता है, लेकिन विक्टोरिया आंखों में आंसू भरकर कहती है, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते क्योंकि मैं एक साधारण इंसान हूँ। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, तुम मुझे भी अपनी तरह बना दो। बारनबस यह सुनकर तड़प उठता है लेकिन इनकार कर देता है और अगले ही पल विक्टोरिया उस चट्टान से छलांग लगा देती है। उसे बचाने की आखिरी कोशिश में बारनबस गिरने से पहले ही उसे काट लेता है। इस बार विक्टोरिया की मौत नहीं होती बल्कि वह भी एक वैम्पायर बन जाती है। अब सदियों की तन्हाई के बाद बारनबस और विक्टोरिया आखिरकार एक जैसे हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं क्योंकि अब उनका साथ हमेशा के लिए है। लेकिन कहानी में एक और खौफनाक मोड़ बाकी है। समंदर की गहराइयों में हमें डॉक्टर जूलिया की लाश दिखाई देती है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं क्योंकि बारनबस ने उसे भी काटा था और अब वह भी एक वैम्पायर बन चुकी है। इसी खामोशी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।